हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग सब अच्छी तरीक़ा से तैयारी करते होंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम या एक बोर्ड का एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में आने वाला है। के लिए हम अपने चैनल पर अकाउंटेंसी का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसको आप लोग रिपीट करते रहें और पूरी संभावना है कि ये सारा क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में टैली करेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है और चैप्टर वाइज सारा क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बोला जा रहा हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। मतलब डबल एंट्री सिस्टम जो है बुक कीपिंग का, उसको इन्वेंट करने वाला व्यक्ति कौन था। मतलब इसको आविष्कार करने वाला व्यक्ति कौन था, डबल एंट्री सिस्टम को आविष्कार करने वाला व्यक्ति कौन था। पहला है विलियम पिकल्स, दूसरा है ल्यूकास पेसियोली, तीसरा है J.R. बाटली बॉय, चौथा है कार्ल मार्क्स। तो इन चारों में से कौन था जो डबल एंट्री सिस्टम का आविष्कार किया था। इसमें से सही आंसर होगा ल्यूकास पेसियोली। सही आंसर कौन होगा? ल्यूकास पेसियोली। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द फर्स्ट बुक ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश्ड। पहला बार जो बुक है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो बुक है वो पहला बार कब प्रकाशित हुआ था। पूरे वर्ल्ड में पहला बार ये बुक जो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी नाम का बुक जो है पहला बार कब प्रकाशित हुआ था, पब्लिश्ड कब हुआ था। पहला है 1494, 1496, 1498, 1594। इसका सही आंसर है 1494। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज। अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग एन आर्ट, आर्ट है मीन्स कला है। सेकंड ए साइंस, साइंस है मतलब विज्ञान है। टी एन आर्ट एंड साइंस माने कला और विज्ञान दोनों है। और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर होगा एन आर्ट एंड साइंस बोथ। 3 नंबर इसका आंसर सही होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बुक कीपिंग मीन्स। बुक कीपिंग का मतलब क्या है? बुक कीपिंग का मतलब क्या है? बुक कीपिंग मीन्स, ए नंबर ऑप्शन है टू कीप द बुक्स, बुक्स को रखना। टू कीप्स द बुक्स इन ऑफिस, बुक को ऑफिस में रखना। टू मेंटेन बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बुक, इस बुक में बिजनेस का ट्रांजैक्शन को मेंटेन करना। और डी नंबर है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी नंबर, टू मेंटेन बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बुक्स। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन प्रोसेस में लास्ट स्टेप अकाउंटिंग का क्या है? अगर किसी प्रकार का हम इंफॉर्मेशन का प्रोसेस करते हैं तो उसमें अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप क्या होता है? रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये तो लास्ट स्टेप होगा नहीं, तो फर्स्ट स्टेप है। प्रिपरेशन ऑफ समराइज इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी लास्ट स्टेप नहीं है। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, आप लोगों को जब अकाउंटिंग का डिफिनेशन पढ़ाया गया होगा
तो डिफिनेशन का अंतिम वर्ड बोला होगा कम्युनिकेट टू अकाउंटिंग यूजर, मीन्स कम्युनिकेशन जो है लास्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग का प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन का। जब इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का तो उसका लास्ट स्टेप क्या है? इसका लास्ट स्टेप है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब सी नंबर आंसर सही होगा। डी नंबर है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, ये भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा विच ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड देन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। बोला जा रहा है क्या? विच ऑफ द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इसका गुणात्मक विशेषता क्या है अकाउंटिंग का। बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा गुणात्मक विशेषता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जो रिफ्लेक्ट करता है, कहाँ रिफ्लेक्ट करता है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम क्लियर प्रेजेंट करते हैं तो उसका गुणात्मक विशेषता कहाँ रिफ्लेक्ट करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? अंडरस्टैंडेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, रिलायबिलिटी और रिलेवेंस। तो इसका सही आंसर होगा अंडरस्टैंडेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज नॉट यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें से कौन जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर नहीं है? तो इसमें से पहला बोल रहा ऑनर, ऑनर तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर होता है। दूसरा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर होता है। तीसरा बोल रहा है इन्वेस्टर, इन्वेस्टर भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर होता है। डी नंबर कहा जा रहा माइनर, माइनर जो होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर नहीं होता है। नॉट यूजर मतलब कौन सा ऐसा इस चार में से कौन है जो अकाउंटिंग यूजर नहीं है? विच इज नॉट यूजर ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग यूजर नहीं है तो कौन यूजर नहीं है? माइनर। बाकी तीनों यूजर है, माइनर जो है अकाउंटिंग यूजर नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंक्लूड कौन कौन सा यूजर इंक्लूड है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में? पहला क्रेडिटर, क्रेडिटर भी अकाउंटिंग यूजर है। लेंडर, ये भी अकाउंटिंग यूजर होता है। क्रेडिटर सॉरी कस्टमर, ये भी अकाउंटिंग यूजर होता है। ऑल ऑफ दीज, इसका मतलब क्या हुआ कि क्रेडिटर भी है, लेंडर भी है, कस्टमर भी है, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या? एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर्स आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 2 लाख, और आप फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपया का गुड्स बेच देने के बाद देयर वाज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रुपीज 10,000। 2 लाख का गुड्स फाइनेंशियल में ईयर में 2 लाख का गुड्स हम बेच दिए, इसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक 10,000 बच रहा है। और दिस इज, यह है, यह क्या है? इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट है, या नाइदर ट्रांजैक्शन और नोर एन इवेंट। ना तो ट्रांजैक्शन है ना ही इवेंट है, तो क्या है? कहा जा रहा है क्या? फाइनेंशियल ईयर का अंत में 2 लाख का गुड्स बेच दिया गया, उसके बाद 10,000 रुपया का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, तो ये क्या है? तो ये जो है एन इवेंट, ये एक प्रकार का इवेंट है। अगर क्वेश्चन में कहा जाता है ये 2 लाख रुपया क्या है, तो ये 2 लाख रुपया ट्रांजैक्शन है, ये 2 लाख ट्रांजैक्शन है, लेकिन गुड्स बेचने के बाद जो बच गया स्टॉक, वो स्टॉक ट्रांजैक्शन नहीं है, स्टॉक क्या है? इवेंट है। 10 नंबर में बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10, काइंड्स ऑफ गुड्स आर, पूरा गुड्स का प्रकार को बताना है। परचेज, तो परचेज भी क्या है? गुड्स है। सेल्स, सेल्स भी क्या है? क्या बेचते हैं हम लोग? गुड्स, तो सेल्स भी गुड्स है। परचेज रिटर्न, हम गुड्स खरीदें तो परचेज है, और जब उसको रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न, तो भी गुड्स है।
जब परचेज करेंगे तो गुड्स है, तो परचेज रिटर्न भी गुड्स है, सेल करेंगे तो भी गुड्स है। तो इसमें क्या है, तो बोला जा रहा काइंड्स ऑफ गुड्स आर, इसमें से सब कौन गुड्स है, तो ऑल ऑफ दीज, ये सारा का सारा क्या है, गुड्स है। तो इसका सही आंसर डी नंबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। पहला बोल रहा कैश पेड टू क्रेडिटर फॉर गुड्स परचेज, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। रिसीव्ड ऑर्डर टू सप्लाई गुड्स वर्थ ₹10,000। तीसरा बोला जा रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर, पेड इलेक्ट्रिक चार्ज, तो पेड इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये भी ट्रांजेक्शन है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर ये भी ट्रांजेक्शन है। रिसीव्ड ऑर्डर टू सप्लाई गुड्स वर्थ ₹10,000, ये जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो इसमें से कौन बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम ऑर्डर रिसीव किए हैं ना, ऑर्डर रिसीव किए हैं ना, तो हम पैसा दिए ना हमको गुड्स मिला, केवल हम ऑर्डर रिसीव किए हैं, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। 12 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, पूरा इसमें से कौन सा एक्सपेंस नहीं है, तो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। इसमें से कौन सा बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, इसमें से कौन सा खर्च नहीं है। सैलरी, सैलरी तो बिजनेस का खर्च होता है। रेंट, ये भी बिजनेस का खर्च है। परचेज, ये भी बिजनेस का खर्च है। ड्राइंग्स, ये बिजनेस का खर्च नहीं है, हमारा पर्सनल खर्च है, बिजनेस का खर्च नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि हम ये धारणा बैठा कर रखते हैं कि आज हम बिजनेस को स्टार्ट किए तो ये निरंतर चलते रहेगा, इसको कहते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट द बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यू टू एग्जिट, बोल रहा है क्या कि हमारा बिजनेस जो अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के आधार पर हम कहते हैं कि बिजनेस हमारा निरंतर चलता रहेगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्या, इसमें कौन एग्जिट है, आइडेंटिफिनिटली, परमानेंटली, टेम्पोरली, नन ऑफ दिस, मतलब अनिश्चित, अस्थाई, अस्थाई और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए नंबर होगा, अनिश्चित काल तक हमारा बिजनेस चलता रहेगा, ऐसा धारणा हम बनाते हैं अकाउंटिंग इसमें अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। बाउट फर्नीचर फॉर बिजनेस, फर्नीचर खरीदें, हम किस लिए खरीदे फर्नीचर, बिजनेस के लिए। पेड सैलरी टू एम्प्लॉय, हम एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट किए। 3 नंबर बोला जा रहा पेड सन्स स्कूल्स फी फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट, और डी नंबर में बोला जा रहा है ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि इसमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, तब आंसर होता सी नंबर, लेकिन इसमें कहा जा रहा है इसमें से कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन है, तो सी नंबर तो होगा नहीं, ए होगा, बी होगा, मीन्स ए एंड बी बोथ। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इज एडॉप्ट, पूरा अकाउंटिंग फॉर्म को एडॉप्ट किया गया ऑल बिजनेसमैन के द्वारा। कौन सा अकाउंटिंग फॉर्म को एडॉप्ट किया जाता है, बिजनेसमैन के द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा नहीं, टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं, बिजनेसमैन के द्वारा कौन सा अकाउंटिंग को एडॉप्ट किया जाता है। पहला है कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तीसरा है टैक्स अकाउंटिंग और चौथा नंबर में है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब एक कॉस्ट अकाउंटिंग, ये तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अडॉप्ट किया जाता है, टैक्स अकाउंटिंग टैक्स के लिए अडॉप्ट किया जाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटिंग को मैनेज करने के लिए अडॉप्ट किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब कोई भी बिजनेसमैन
फाइनेंशियल अकाउंटिंग को एडॉप्ट करता है। इस प्रकार से टोटल 15 क्वेश्चन करवाया गया और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको रिपीट करते रहें, पढ़ते रहें, ताकि आने वाला एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा मार्क्स को लाएं। और इसके आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर का क्लास होगा, उसका इंतज़ार करें।